अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मितला। नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त बरतानिया की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि नवाज शरीफ कुछ भी हो जाए इलाज मुकम्मल करवा कर वापस आएंगे। दूसरी जानिब जो पीटीआई है वो ये कह रही है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, मुकदमात का सामना करना चाहिए, वतन वापस आएंगे नवाज शरीफ, नहीं आएंगे। पासपोर्ट उनका पहले से एक्सपायर्ड हो चुका है, ताहम गवर्नमेंट की जानिब से ये ऑफर भी उनको दी जा रही है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटे में उनकी सफरी दस्तावेजात उनको फराहम कर दी जाएंगी। नून लीग का लाहे अमल इस हवाले से क्या होगा? गवर्नमेंट की इस ऑफर को कबूल करेंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, या ये भी खतरा इमर्ज हो सकता है कि उनको डीपोर्ट कर दिया जाएगा? लीगल स्टेटस के हवाले से भी बात करेंगे। लीगल स्टेटस क्या है? अपील अब कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में दायर कर दी गई है। इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल कितना टाइम लेगा और क्या जब तक अपील ये सुनी जाएगी उस वक्त तक उनका लीगल स्टेटस बरकरार रहेगा और उसका दौरानिया कितना हो सकता है? डिफरेंट आरा सामने आ रही हैं लॉयर्स की जानिब से कि 9 महीने से 2 साल तक वो बरतानिया में अभी भी इक़ाम कर सकते हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब और जो दूसरे हुकूमती ज़ोमा है वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, 9 महीने 10 महीने बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी डिपोर्ट करवाया जाए, चूंकि वो यहाँ से इश्तिहारी हैं और अदालतों ने भी कह दिया कि उनको वापस आना चाहिए। हुकूमत जो अपील की गई है नवाज शरीफ की जानिब से उसमें फरीक बन सकती है? क्या ये लीगल रेमेडी हुकूमत अवेल कर सकती है? क्या हुकूमत ने उनकी ये जो वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद करवाने में अहम किरदार अदा किया है? चूँकि हुकूमत काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही थी कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए, जबकि शहबाज शरीफ साहब ये बात भी कर रहे हैं कि हुकूमत ही है जिसने तमाम तर जिम्मेदारी होते हुए नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, तो इसलिए तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत के आसाब पर तारी हैं और इसीलिए उनकी वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर छलांगे लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी का कद छोटा करने से कद बड़ा नहीं अपना हो जाता। इस तरह की बातें मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को फायदा हो सकता है अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है। क्या फैसला होगा आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून का, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन के साथ और बिलखुसूस पीडीएम के साथ बड़ी खूबसूरती से निमटा है, लेकिन अब तरीन ग्रुप के साथ भी निमटने का सिलसिला शुरू हो गया। नज़ीर चौहान साहब ने पहले ही अलहदगी का ऐलान कर दिया है कि तरीन ग्रुप के साथ उनका किसी किस्म का कोई राबिता अब नहीं होगा, चूंकि तरीन साहब ने जब वो बीमार थे, जेल में थे, तो उनका हाल अहवाल नहीं लिया है। और अब ओन चौधरी साहब को भी डी नोटिफाई कर दिया गया, उनको भी पंजाब की कैबिनेट से निकाल दिया गया है। तरीन साहब का अगला लाहे अमल क्या होगा? और जो 8 MNAs मुमकिना तौर पर कहा जाता है कि वो तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं मरकज में, वो उनसे भी इस्तीफे लिए जाएंगे। उनको भी कहा जाएगा कि चूंकि आप तरीन साहब के ग्रुप का हिस्सा थे इसलिए अब आपको भी इस्तीफे देने चाहिए। तो क्या ये उसूली मौक़िफ़ पंजाब और विफाक में यकसा तौर पर अमल दरामद होगा? और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत तो घर चली जाएगी, क्योंकि हुकूमत के पास विफाक में उस तरह की अक्सरियत नहीं है। 178 का हाउस है और 172 नंबर्स आपको विफाक में हुकूमत में रहने के लिए चाहिए होते हैं। तो 8 MNAs अगर चले जाते हैं तो इस तरह से 170 की तादाद या अक्सरियत हुकूमत के पास मरकज़ में रह जाएगी। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। बहुत वेल स्टीम्ड पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अमजद साहब लॉयर हैं, माहिर कानून होने के साथ साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हैं। उनकी राय जानेंगे कि नवाज शरीफ साहब का लीगल स्टेटस क्या है और अपील के हवाले से भी जानेंगे। दूसरा, मुझे शहला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ज्वाइन करेंगी। सूबाई मिनिस्टर भी हैं और बहुत वोकल हैं। डॉक्टर जरका तैमूर सहरवर्दी साहिबा, वो भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अमजद साहब, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमें बताइएगा, उनका अभी का स्टेटस वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद लीगल है, क्या स्टेटस है? जी, सुनने में तो ये आया कि वो इनिशियली यूके में एज विजिटर आए हैं, चाहे वो आए हुए हों एज अ मेडिकल विजिटर या वैसे विजिटर आए हैं, तो उनकी कुछ वक्तन फवक्तन एक्सटेंशंस होती रही हैं वीज़े की।
तो अभी ये सुना है कि उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन दी है। अगर एप्लीकेशन दी है, वो रद्द हुई है, उनने अपील की है, तो वक्ती तौर उनका स्टेटस जो है वो बरकरार है जब तक अपील्स का प्रोसेस खारिज नहीं होता। और अपील कब तक चलेगी, कितना अर्सा चल सकती है और कब सुनी जाएगी? देखें, अपील की जो टाइम स्केल है ना, वो कोई फिक्स्ड नहीं है। कोविड से पहले इस तरह की अपील जो है तकरीबन 6 माह में फारिग की जाती थी। उसके बाद जो है काफ़ी डिलेज हैं ट्राइब्यूनल्स में, तो अंदाजन 1 साल उस पे लग सकता है जो इनिशियल फर्स्ट ट्राइब्यूनल हियरिंग में है। अमजद साहब, ये 1 साल अपील खारिज होने में लगेगा या अदरवाइज ये चलती रहेगी और फैसला उसके बाद आएगा? नहीं, देखें, अपील हियरिंग जब होती है, मेरे अंदाजे में अपील हियरिंग अंदाजन 1 साल में होगी, और अमूमन जो जज है वो फैसला 2-4 हफ्ते में जो है वो रिटन फैसला दे देता है। अच्छा, अब ये कहा जा सकता है चूंकि उन्होंने अपील दायर कर दी है तो होम डिपार्टमेंट का हुक्म मुअत्तल हो गया है? नहीं, मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला वहाँ ही है। इनने उस फैसले के खिलाफ अपील करनी है, और अगर ये अपील में कामयाब होते हैं तो तब मुअत्तल होता है, अगर कामयाब नहीं होते तो वो बरकरार रहता है और फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती है। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 3 है यूरोपीय यूनियन का, फिर आर्टिकल 8 भी है बरतानिया का, तो उसके तहत ये अपील दायर की जाएगी और उसके तहत हतमी तौर पर इनकी अपील मंजूर कर ली जाएगी, क्योंकि एक है आपके जो इंसानी हुकूक है उससे रिलेटेड है, दूसरा है कि जान को खतरा हो सकता है, तो इस बुनियाद पर इनकी अपील मंजूर की जा सकती है, ज्यादा चांसेस है? नहीं, देखिए, दोनों जो हैं इंसानी हकूक की बुनियाद पे हैं। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 जो दोनों हैं वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से आते हैं। तो आर्टिकल 8 में जो है राइट टू प्राइवेट लाइफ की प्रोटेक्शन मिलती है और राइट टू फैमिली लाइफ भी, मगर वो जो है उसमें खासे डिस्क्रेशन का इशू होता है। वो एक जब कोर्ट को खासी गुंजाइश होती है फैसला करने में कि क्या फेयर और रीजनेबल है इन द सर्कमस्टांसेस, एंड जो आर्टिकल 3 है, अगर उस थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस कर सकते हैं, मगर वो थ्रेशोल्ड बहुत ही हाई है, तो उनको फिर लाजमी आपको स्टे देनी पड़ती है। मगर थ्रेशोल्ड ये है बेसिकली कि आपकी जान को खतरा होगा या आप ऐसा कोई रेपरेबल डैमेज जो है दरमियान में सफर कर जाएंगे अगर आपको वापस किया गया। तो मैं तो नहीं समझता कि जिस तरह देखें उनकी सियासी सरगर्मियों की तरफ अगर देखें, वो पूरी तरह स्टिल सियासत में मुब्तला हैं। तो एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि मैं फिट हूं टू बी इसेंशली प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं यार, मेरी सेहत इतनी खराब है कि मेरा पाकिस्तान जाना मेरी जान के लिए खतरा है सिर्फ ट्रैवल की वजह से और मेडिकल ग्राउंड्स पे ही। तो इसमें खासा तजाद आता है और ये दोनों स्टेटमेंट्स टोटली इरेकंसाइलेबल है मेरे अंदाज़ में। अच्छा, हुकूमत यहाँ पर दावा कर रही है, आपके पास मुमकिन तौर पर इत्तलात होंगी कि नवाज शरीफ साहब से रिपोर्ट्स मांगी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट्स जमा नहीं करवाई। और दूसरा ज़िमनी सवाल यह है, इसको अमजद साहब इस तरह से देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से नवाज शरीफ साहब बरतानिया को उस तरह से मुतमईन नहीं कर सके, इसलिए ये रिजेक्शन हुई है? नहीं, आई थिंक ये अनरीजनेबल कमेंट है। देखो, होम ऑफिस आम तौर पे बहुत सी इस तरह की एप्लीकेशंस रद्द कर देते हैं, और रद्द कर दें तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपील पे कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो होम ऑफिस इंटरनल जो उनके सिविल सर्वेंट्स हैं वो इस एप्लीकेशन पे फैसला करते हैं, और जब ट्राइब्यूनल में जाते हैं तो एक इमिग्रेशन जज जो है वो सारी चीजें, सारे मेडिकल एविडेंस, जो भी दलाइल हैं उनको मद्देनजर रख के वो अपना फैसला करें। अच्छा, और ये बात भी सामने आ रही है अब कि चूंकि नवाज शरीफ साहब किसी और दूसरे मुल्क भी जा सकते हैं, उनका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है, तो ऐसा उनके लिए मुमकिन है? नहीं जी सर, देखें, ट्रैवल तो वो उसी सूरत में कर सकेंगे अगरचे उनके पास पासपोर्ट हो या कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट फैसिलिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें इशू करती है। और जब तक जी अमजद साहब, सॉरी से कनेक्शन जी 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 कंटिन्यू कीजिए जल्दी से। जब तक
ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट नहीं इशू होता, उस सूरत में उसके बगैर तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और मेरी नज़र में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन पे दबाव डालने के लिए इसी वजह से इनका पासपोर्ट नहीं रिन्यू किया, क्योंकि अगर रिन्यू कर देते तो किसी और फ्रेंडली मुल्क में ये जाके नहीं, ये तो फ्रेंडली मुल्क की मर्जी नहीं होगी कि बगैर सफरी दस्तावेजात के किसी शहरी को एंटर होने देता है या नहीं, ये तो उसका डिस्क्रेशन होगा। पॉसिबल है उनका डिस्कशन, और वो अपनी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट अगर इन्हें इशू करें तो एक ब्रीफ सा कमेंट और कर दीजिए हमजा साहब। बिल्कुल ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट जी। वो ब्रीफ सा कमेंट ऐसे है कि हुकूमत अब ये कह रही है, दावा सामने आ रहा है कि हम बरतानिया की अदालत में भी अपील दायर कर सकते हैं। तो ये जो अपील नवाज शरीफ साहब की इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में दायर की गई है, इसमें हुकूमत फरीक बन सकती है? फर्स्ट ट्राइब्यूनल में ये फरीक नहीं बन सकेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन ये करना चाहते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेज सकते हैं, और अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको फॉरवर्ड करना चाहती है ट्राइब्यूनल में, तो देन उस लिहाज से वो टेक इनटू अकाउंट हो सकते हैं, मगर डायरेक्टली ये फरीक नहीं बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमजद साहब। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ शहला रजा साहिबा होंगी, डॉक्टर जरका तैमूर होंगी, अली गौहर बलोच साहब होंगे, और इसी इशू पर मजीद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, ऐसा लग रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब ने बरतानवी हुकूमत को मुतमईन नहीं किया कि वो इलाज की गरज से बरतानिया में मुकीम है, और रिपोर्ट्स भी नहीं उनकी जानिब से किसी किस्म की जमा करवाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेतला साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। देखें, एज अ पार्लियामेंटेरियन मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, मेरे पास अभी भी पासपोर्ट पर है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने दोबारा किया तो उन्होंने कहा कि ये इतराज़ लगाए थे वो मैंने दूर किए, तो उन्होंने दोबारा वीज़ा जारी कर दिया। और इस तरह तो मतलब है कि जाहिर है कि जो यूके का स्ट्रक्चर है उसमें वो मतलब है कि वो उनका ये एक वो रूटीन मैटर है कि वो वीज़े रिजेक्ट भी कर देते हैं और दोबारा जारी भी कर देते हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब के पास राइट है, वो अपील में जाएंगे, जो भी लीगल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे और उसी के मुताबिक ही फैसला करेंगे, जैसा कि अभी वो बता चुके हैं और मुस्लिम लीग के तर्जमान भी बता चुके हैं कि वो मियां साहब अपील में जा रहे हैं। तो अपील में जाने का मकसद नहीं, अपील में तो चले गए हैं अली गौहर बलोच साहब, ऑलरेडी अपील फाइल कर दी गई है। मुझे ये बताएं कि वापस नहीं आएंगे वो, किसी भी सूरत वापस नहीं आएंगे, इलाज अपना मुकम्मल करवा के ही आएंगे? देखिए, बिल्कुल मियां साहब जो हैं वो गए भी इलाज की घर से हैं और इलाज भी अपना वो मुकम्मल करवाएंगे, और जब जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा तो वो वापस आएंगे। आपको पता है कि इससे पहले जब मियां साहब के को झूठे मुकदमात में सजाएं दी गई और जिस तरह से ये पाकिस्तान में विक्टिमाइजेशन का सिलसिला है, इसके बावजूद कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो कलसूम साहिबा को जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, वो अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा के साथ वापस आए और वापस आकर जेल में गए। फिर आपने देखा कि जेल में जो उनके साथ सलूक हुआ, फिर जब वो बीमार हुए तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ही उन्हें बाहर भेजा। इन्हीं ने टेस्ट करवाए, इन्हीं की टेस्ट रिपोर्ट थी, इन्हीं की रिकमेंडेशन थी, फिर वो इलाज के लिए मतलब है कि बाहर गए। तो अब तकरीबन अली गौहर बलोच साहब तकरीबन 2 साल हो जाएंगे उनको नवंबर में, तो अब तक तो इलाज हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई इलाज की ऐसा कोई वाज़े एविडेंसेस भी सामने नहीं आई हैं, और शायद यही वजह है बरतानिया ने रिजेक्ट किया उनका वीज़ा। देखें, ये तो बरतानिया हुकूमत बेहतर बता सकती है कि उनको क्या एतराज़ात हैं। वो अभी तक मीडिया पर नहीं आए कि उन्होंने उनके ऊपर क्या एतराज़ लगाया है, किस बेस के ऊपर एजेंसी है, लेकिन वो टेक्निकल बातें जो भी हैं वो मियां साहब अपील में जा चुके हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा मेतला साहब कि मियां साहब के उधर बैठने पे, उधर बैठकर पार्टी की क़यादत करने में, उधर बैठकर पाकिस्तान की आवाम के साथ राब्ता रखने में, उधर बैठकर पार्टी के जलसों से खिताब करने में यकीनी तौर पर जो हुकूमत है वो इंतहाई परेशान है, और इनकी परेशानी तो जा सकती है। आप उनको पाकिस्तान वापस ले आए ना, ताकि हुकूमत मजीद परेशान हो जाए। जी जी, जब मैं आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, जब 14 में से 12 ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत हार जाए
तो फिर इनकी परेशानी तो इनको होगी। और जब वो वापस आते हैं, आपने देखा कि उनके 10 इलेक्शन हुए हैं, 2 हुकूमत जीती भी है, अली गौर भरोसा। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शहला रजा साहिबा, आप समझती हैं बतौर सियासी कारकुन नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, और अगर हुकूमत ने इजाजत दी थी इलाज करवाने की तो हुकूमत को कुछ पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए? अच्छा जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि ये उनकी अपनी पार्टी का और उस पार्टी के लीडर का डिसीजन है, और मरियम नवाज जो हैं वो कह चुकी हैं कि वो यहाँ पे उनकी लाइफ सिक्योर नहीं है, और वो जब तक गारंटी ना हो कि उनको सिक्योर हैं वो नहीं आएंगे। और ऐसा उनकी कोई रिपोर्ट भी यहाँ पे अभी तक उस तरह से नहीं आई है। तो ये उनकी पार्टी का डिसीजन है कि वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत ने खुद उन्हें भिजवाया है, और ये जो उनके पास वहाँ पे जो उनका वीज़ा है या जो भी है, रिजेक्शन जो हुई है, वो यहाँ पे जो इन्होंने उनके पासपोर्ट को रिन्यू नहीं किया, ये सारे उसकी वजह से भी वहाँ पे मसले हैं। लेकिन आना नहीं आना ये उन्होंने खुद सेट करना है, उनकी पार्टी ने उन्होंने ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि क्या हुकूमत के पास कोई एक काम ऐसा नहीं है जिस पर वो बात करे? सबसे बड़ा मसला क्या नवाज शरीफ हैं? क्या हुकूमत 3 साल में या नवाज शरीफ जब से बाहर गए हैं कोई उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है? कोई महंगाई में कमी आई है? कोई फूड इन्फ्लेशन में कमी आई है? क्या पेट्रोल इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा? मेरे तो ये मसाइल है, मेरा मसला नवाज शरीफ नहीं है। तो हुकूमत इतनी बेताब क्यों नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए? और आपको ये भी लगता है कि ये जो रिजेक्शन हुई है इसमें भी हुकूमत का कोई ना कोई किरदार है? जी, मैंने जो डिस्कस किया वही है। जहाँ तक बात है बेताब की, तो हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हथकंडा है, इंतकाम, अपने ओपोनेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उनको केसेस में फंसाना, उनको इंगेज रखना, क्योंकि इनके अभी तक कोई एक रिलीफ नहीं है जो ये आवाम को दे सके हुए। एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसका इन्होंने एहसास का अपने तौर पे बस नाम देकर, उसमें नॉर्मली बात है कि आपने इतनी गुर्बत बढ़ाई है कि उसमें जो लोग हैं उनको इंक्रीज होना पड़ा उस नंबर को, और वो आपको देना है तो वो आप दे रहे हैं, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसका नाम भी आप नहीं चेंज कर सकते। जब अटॉर्नी जनरल कोर्ट में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी ये BIS पे प्रोग्राम है। इसके अलावा वो शख्स जो ये कहता था कि किसी मुल्क से कर्जा लेने का मतलब है कि अपनी खुददारी को गिरवी रख देना, वो इतना कर्जा ले चुका है कि उसने खुद तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन आवाम की इज्जत नफ्स पे इस तरह पाँव रखा है कि वो कहता है कि जी मैंने लंगर खाने खोल दिए। तो इनके पास बताने को कुछ नहीं है, तो बस अब ऑपोजिशन ही पे चोर डाकू की रत खत्म हुई, अब ये वाला काम करना है, अब ये वाला काम करना है, और चैनल्स को जो है वो ग्रैब करना है, अच्छे एंकर्स को पीछे कर देना है। इससे मसाइल हल नहीं होते। आवाम को पता है कि आटा दाल चावल सब कितना महंगा है। शहला रजा साहिबा, आप ये तो नहीं कह रही कि टीवी शोज जो अब एंकर कर रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ जो चैनल्स चल रहे हैं उनकी हिम्मत पे सलाम है। लेकिन अगर आप देखें तो जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप जानते हैं कितनी पाबंदियां हैं मीडिया पे। ये सब वो बातें हैं जो कि की नहीं जा रही हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये उनकी पार्टी का मसला है। ये बुनियादी जरूरियात पर हुकूमत की तवज्जो रिलीफ देना, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। डॉक्टर जरका साहिबा, नवाज शरीफ साहब को आपने बरतानिया भेजा, अब वापस लाने के लिए आप खासे बेचैन नजर आते हैं, इसकी वजह क्या है? सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हुकूमत की बनती है, उन्होंने भेजा था इलाज के लिए और अब वो इलाज करवा कर ही वापस आना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहिद मेतला साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, उनका आना ना आना सिर्फ एक ही बात है, उनको पाकिस्तान के पैसे वापस कर दें। असली मसला है पैसों का, पैसे इन्होंने वापस नहीं करने
اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم الطاف حسین کی طرح وہاں سے اپنی پارٹی کو چلائیں، اور کام بھی وہ ماشاءاللہ الطاف حسین صاحب والے ہی کر رہے ہیں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے نا، یہ تو ان کا سارا موقف ہی زیرو ہو گیا. آپ کو پتہ ہے میں خود ڈاکٹر ہوں، اور جو انہوں نے پلیٹلیٹس کی پوری انہوں نے کتھا اپنی بنائی تھی کہ جی یہ کیس بلڈ کیا تھا، وہ کیس تو جاتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جیسے ہی وہ قطری جہاز میں یہاں سے بیٹھے، وہاں پر انگور اور وہ تصویریں ہم سب نے دیکھی کس طرح وہ مزے میں بیٹھے ہوئے تھے. اور لنڈن جا کے جو ان کی بلڈ رپورٹس جو ہمیں سورسز سے سنی گئی ہیں، اس میں ان کی پہلی بلڈ رپورٹ میں 200 تھا پلیٹلیٹ کاؤنٹ. اور اس کے بعد کس نے کہاں، کون سا ہسپتال اور کون سے ٹیسٹ، کون سا ٹریٹمنٹ، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر جرکا صاحبہ، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بھی ان کو ایگزامن کیا، نواز شریف صاحب کو. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی بہت دفعہ، متعدد دفعہ انہوں نے یہی بات کی کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں. پھر رپورٹس جن لیبارٹریز میں بنی وہ بھی حکومت کے انڈر آتی تھی. تو آپ کو کیا پنجاب حکومت نے پھر چیٹ کیا ہے اور ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے چیٹ کیا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. جو ان کو کنڈیشن بتائی گئی تھی ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا، وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پلیٹلیٹس کا نمبر کم ہو جاتے ہیں. اور پلیٹلیٹس کا نمبر جب آپ بلڈ سیمپل لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اس کو فوری نہ کروائیں، اگر آپ اس کو 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے باہر چھوڑ دیں، جب اس کا آپ چیک کریں گے تو پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوں گے. اب ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر یاسمین نے جو رپورٹس ان کو ملی اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے بولا جو انہوں نے بولا. تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ 12 گھنٹے بعد کا پہلے کا سیمپل ہے، اس طرح کا نہیں تھا ان کو آئیڈیا؟ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، سیمپل میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہوا تھا، بیکاز میں وہاں پہ موجود نہیں تھی، میں اس کے بارے میں، لیکن آپ یہ بات تو کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں کہ جو رپورٹس تھیں، جو لیبارٹری کی رپورٹس تھی، وہ جعلی تھیں. اب یہ تو تفتیش ہوگی تو ہی پتا چلے گا کہ اندر کی کہانی کیا تھی. کیونکہ دیکھیے نا، جو بات کے جو 2 سال سے نواز شریف صاحب ولایت میں ہیں، انگلینڈ میں اپنے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں ہیں، جس کی آج تک وہ نہ منی ٹریل دے سکے، نہ وہ بتا سکے وہ کس کے نام ہے، اس کو پیسے کہاں سے آئے. اور ماشاءاللہ وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ روز ایک میلہ لگا ہوتا ہے باہر پاکستانیوں کا جو ان کو بلا رہے ہوتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا یہ اب جو برٹش ہوم آفس ہے، انہوں نے تو ایکسپوز ہی کر دیا نا سب کچھ. انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ نہ کوئی بیماری ہے. دیر از نو جسٹیفیکیشن کہ ان کا کیوں وہاں پر ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا بلو ہے نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو، پی ایم ایل این کے نیریٹو کو، اور اس کا ان کو بہت نقصان ہوگا. ہم تو ان کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ملک کے پیسے واپس دیں، اور ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے پاکستان میں ہی رہے. دیکھیے جی، صرف اقتدار میں ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اور جب اقتدار نہ ہو تو ملک میں نہیں رہتے، کیونکہ وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی عادت ہے. تو یہاں پر بھی ان کو جیلوں میں بھی بڑے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتے ہیں. تو میرا خیال ہے واپس پاکستان. اور دیکھیں، آپ کی حکومت تھی، پھر بھی آپ نے جیلوں میں بھی ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا، کیوں کیا ایسا؟ وہ جی ساری چیزیں ایک دن میں تو نہیں ٹھیک ہوتی نا. وہ تو کہتے ہیں جیلیں بہت بری تھی. شہباز شریف صاحب نے کہا ہسپتال بھی برے، جیلیں بھی بری. آپ کو پتہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو کافی ڈپریشن بھی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کافی پریشان بھی تھی. حالانکہ وہ بڑے اچھے الگ سے کسی جگہ گھر میرا خیال تھا جس میں رہتی تھی، مگر شی واز ویری اپسیٹ. تو جن لوگوں کو ظاہر ہے کسی کو بھی عادت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، لیکن جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو پھر اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا. رائٹ، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. علی گور بلوچ صاحب، نواز شریف صاحب ڈی پورٹ ہو جاتے ہیں تو حکومت نے تو گارنٹی دی ہے کہ ہم ہر طرح کی سیکیورٹی ان کو فراہم کریں گے، تو حکومت کی گارنٹی آپ کو قبول کیوں نہیں ہے؟ جان کو خطرہ ہے؟ میتلا صاحب، آپ کی بات سے پہلے میں محترمہ کو رسپانس کرنا چاہوں گا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی کرپشن پہ بات ہو رہی تھی، یہ تو اس حکومت کی نمائندہ ہیں جنہوں نے 12 کھرب روپیہ
पाकिस्तान की कौम का जो कोरोना के नाम पे खैरात हुई वो हड़प कर चुके हैं, और यकीन है कि एक सांस में हड़प कर गए हैं। फिर ये उस पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं कि जिन्होंने अरबों रुपया रिंग रोड के नाम के ऊपर पाकिस्तान की अवाम का लूट के इमरान नियाजी की एटीएम्स में डाल दिया। फिर ये खुद डॉक्टर हैं और अद्वियात चोरी वाला स्कैंडल भी इनको पता है, उससे इमरान नियाजी उसका खानदान भी जो मुस्तफीद हो चुके हैं। जब ये सब का जिक्र करती हैं तो फिर चीनी चोरों और आटा चोरों का भी इनको पता है कि किस तरह से तरीन साहब के ग्रुप से डरते हुए फौरन इन्होंने एनआरओ दिया, और उस एनआरओ की वजह से इनके खुद एफआईए ने जाकर अदालत में ये जवाब दिया कि हमें तरीन साहब की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, और अपने एक सेंटर को मुंसिफ बना दिया कि भाई तुम रिपोर्ट दे दो। फिर एक डॉक्टर ही थे वो जफर साहब जिन्होंने अरबों रुपए 60 में ही खा लिए थे, और फिर वो मतलब है कि वो लुट्टो और फुट्टो वाली पॉलिसी है वो भी खा पी के हड़प कर गए। ये तमाम एलिमेंट्स है। आज इनके मुल्क के अंदर एहतसाब नहीं होता, आज इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, लिहाजा ये कहते हैं कि फलां भी, चूंकि इनका मसला सिर्फ एक ही है। इनका मसला ये नहीं है कि आज घी किस कीमत पे मिल रहा है, इनका मसला ये नहीं है कि अवाम को अद्वियात किस कीमत पे मिल रही है, इनका मसला ये नहीं है कि आज आटा और चीनी जो है वो अवाम को किस कीमत पे मिल रहा है। आज लोगों का चूल्हा ठंडा हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मसला। अली गौहर बलोच साहब, ये बातें हम बहुत दफा कर चुके हैं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत गारंटी देने के लिए तैयार है, तो वापस आने में हरज क्या है फिर? भाई ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जेल में नवाज शरीफ के साथ उनके कारकुनान की मुलाकातें तक बंद कर दी थी, पूरी फैमिली को जेल में बंद कर दिया और कहते थे कि सिर्फ फैमिली मेंबर मिलने के लिए आए। मतलब कितनी मज़ाहिका खेज बात है कि फैमिली सारी तो आपने जेलों में बंद कर दी, और कहते हैं कि मुलाकात भी सिर्फ जेल में ही होगी। और फिर देखें कि एक केस जेल में बनता था तो फिर फौरन जनाब वो नैब एक और केस बना के 90 दिन के रिमांड पे ले जाता था। बात यह है कि 90 दिन के रिमांड पे इमरान नियाजी की बहन क्यों नहीं गई, 90 दिन के रिमांड के ऊपर चीनी चोर और आटा चोर क्यों नहीं गए, 90 दिन के रिमांड के ऊपर जो है जिन्होंने खरबों रुपए कोरोना की खैरात खा ली है वो लोग 90 दिन के रिमांड पे क्यों नहीं गए। सिर्फ ऑपोजिशन आज चले एक छोटा सा अली गौहर बलोच साहब, मेरी बात का जवाब आप नहीं दे रहे, छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये बात भी की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के करीब पाकिस्तान आएंगे ताकि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकें। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे, छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शैला रजा साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो इस्तीफे पीपल्स पार्टी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को कबूल नहीं किया था। तो अब ये बात की जा रही है नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के करीब आएंगे, पीपल्स पार्टी को भी ऐसा ही लगता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज हुकूमत सिंध अपने काम कर रही है, कोरोना पे तवज्जो दे रही है, और दूसरी जगह एज ऑपोजिशन पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है, जिसका रिजल्ट आपने कश्मीर में भी देखा। अब नवाज शरीफ क्या करते हैं क्या नहीं करते ये उनकी पार्टी का मसला है। मेरी पार्टी का मसला ये है कि मेरी पार्टी मजबूत हो, और मेरी पार्टी हर उस बात पर कि LNG जो है PTI कितने में ख़रीद रही है, रिंग रोड पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अयाज सादिक को जो है इमरान
इमरान साहब कहते थे कि ये सीट खुलने नहीं देता हमारी और स्टे पे स्टे लिए जा रहा है। इमरान साहब के ऊपर जो इनकी जीती हुई सीट पे मसला है वो इलेक्शन कमीशन कब खोलेगा। नया जो स्कैंडल आया है मुराद सईद साहब पे HBL का, जो ये कहा करते थे कि हमारे ज़माने में ये होगा कि भाई कैलकुलेटर लाओ, इसके पहले कितने पैसे थे और अब कितने हो गए, फिर हम जो है ये सोचेंगे नहीं कि अदालत क्या कह रही है, हम कहेंगे हाँ भाई लटकाओ। तो अब ये जो सारे मामले आ रहे हैं 6-7 अरब के और उनके ऊपर, तो ये सारी खामोशी क्यों है? हमें इससे मसला नहीं है कि नवाज शरीफ कहाँ हैं कहाँ नहीं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब, फरियाल साहिबा, खुर्शीद शाह, स्पीकर साहब, हम सब को जो आप बना रहे हैं मुसलसल निशाना, तो आपने अब तक हम तो यहीं मौजूद है ना, क्या बरामद किया? कभी मैं अब मुझे FIA का नोटिस का पता चल रहा है कि मुझे मिल रहा है। उससे पहले मैं नैब में गई, मैं तो मिनिस्टर भी नहीं रही, अभी मिनिस्टर हुई हूँ। और ये सारी चीज़ें तो आप हमें सिर्फ ये बताएं कि वो तो वहाँ है। आपने हमारी पार्टी के लोगों में से क्या निकाला? खुर्शीद शाह के सारे फ्रंटमैन जो हैं वो गुजर चुके हैं, उन पे कुछ साबित नहीं हुआ। हमारी ना जमानत होती है, हमें रोजाना कहते जाता है। तो भाई अगर ये करना है तो करें, लेकिन अवाम को क्या रिलीफ दिया? तो मेरा मसला ये नहीं है कि कौन है। लेकिन शैला रजा साहब, मेरा सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में था कि PDM वीक हुई है और ये इल्जाम लगता है पीपल्स पार्टी पर PDM देखिए जी वही सवाल पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगता है कि PDM पीपल्स पार्टी की वजह से खत्म हुई है या वीक हुई है और जिसकी वजह से हुकूमत मजबूत हो गई। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत अगर मजबूत होती तो आज ओन चौधरी और परसों नज़ीर चौहान के मैटर सामने ना आते। और हुकूमत हर घड़ी जो है वो गुजरते दिन के साथ वीक हो रही है। जहाँ तक PDM का मामला है, PDM एक कोशिश थी मिनिमम एजेंडे पे अपोजिशन के जॉइंटली काम करने की, नहीं हो सका। उसकी वजह जो है सब जानते हैं। आज़ाद कश्मीर में PDM की सरबराही जो कर रहे थे, उनकी पार्टी PTI के साथ काम कर रही, इलेक्शन लड़ रही थी। जो लोग इस्तीफा देना चाह रहे थे वो एक सीट पे इलेक्शन लड़े हैं। और इसके अलावा देही सिंध में GDA के साथ, जिसमें PTI भी है, सब कुछ है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी। तो PDM कहाँ पूरी तरह अमल कर रही थी? पीपल्स पार्टी को तो नाम रखा जा रहा था। तो हम तो आज भी इसी मौके पे खड़े कि जो उसके रूल्स मुनासिब वक्त देख के इस्तीफा देंगे, लेकिन वो मुनासिब वक्त वो नहीं था। अगर होता तो ये सारे इलेक्शनों में ना जाते। आपके खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है, कश्मीर में भी ओथ लेंगे। बिल्कुल सही है। आपके खिलाफ इसलिए इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं कि आपने मफाहमत का रास्ता चूज किया, आपने PTI के साथ मफाहमत कर ली। ये बात तमाम एनालिस्ट अब कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हुई और इसलिए अब तरीन साहब के ग्रुप के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। अच्छा मफाहमत का रास्ता है कि PMLN का एक बंदा बाहर है, हर एक को रिलीफ है। मरियम साहिबा बाहर है, नवाज शरीफ साहब को बिल्ड इन्होंने किया केस, हुकूमत ने बिल्ड किया। इनकी मिनिस्टर आके बाहर बताती थी कि क्या हालात हैं। उनको सारे रिलीफ मिले हुए हैं। हमारे सारे मुझ समेत मुख्तलिफ जगह से कहीं से नोटिस मिल रहे हैं, कहीं को पेश होना पड़ रहा है। तो हमें क्या रिलीफ मिला? दानिश्वर जो है ना वो खुद साख्ता है। ये वही दानिश्वर है ना जो ये कह रहे थे कि कश्मीर में चेयरमैन बिलावल का बयानिया जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद किया जा रहा। देख लें बेईमानी के बाद कितनी सीटें मिली हैं। दानिश्वर अपनी दानिश्वरी अपने पास रखें, हमारा अपना एक नजरिया है, हम उस पर चलते हैं। राइट। डॉक्टर जरका साहिबा, आप नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो एक तो उनको इलाज की मुनासिब सहूलियात नहीं मुयसर आ सकेंगी, हुकूमत उनको इलाज नहीं करवाने देगी, दूसरा एकदम से जेल में डाल दिया जाएगा और तीसरा उनकी जान को खतरा है। तो किस तरह से गारंटी देंगे वो 3 दफा के वजीर आजम हैं, वो पाकिस्तान आए और उनकी जान प्रोटेक्टेड रहेगी? बड़ी अफसोसनाक खबर चल रही है। असद खोकर के भाई शहीद को मार दिया गया। मेरा नहीं ख्याल उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी। अपना मुल्क है, यहीं पैदा हुए,
और यहीं रहना है सबने, यहीं से उनका ताना बाना सब मिलता है। तो जो यहाँ के हालात है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को वैसा ही बनाया जैसा वो चाहते थे, तो उनका बनाया हुआ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर वो रहे हैं, तो अच्छा मुल्क ही है। हम तो उनको सिक्योरिटी भी देंगे, जो जिस तरह उन्होंने जो एक यहाँ पर होती है जिस तरह सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी, और साथ जेल में अगर उनका जाना बनेगा वो तो अदालतों के ऊपर है, हमारा तो उसके साथ नहीं है। और दूसरी बात ये कि हेल्थ जैसे पाकिस्तान के अच्छे अस्पताल हैं, हम तो यहीं इलाज कराते हैं, हालांकि हम भी बहुत साल बाहर रहे, इमरान खान साहब खुद भी, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसमें कोई इशू होना चाहिए। बहरहाल ये तो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, और सब कुछ होते हुए भी पाकिस्तान में वो 2 साल से बाहर बैठे हैं, और अभी भी उनकी सारी फैमिली चाह रही है कि वो जल्द अज जल्द बाहर चली जाए। यानी शहबाज शरीफ साहब भी जाना चाहते हैं, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उनको भी बहुत जल्दी है जाने की, और आपको पता है कि दोनों फैमिलीज समेत उनके जो जितने भी उनके 90 लोग खानदान के जो हुकूमत में थे वो भी सब इस वक्त लंदन में बैठे हुए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है नाम ले तो डॉक्टर जरका साहिबा, अगर नवाज शरीफ साहब किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया की भी बात हो रही है, कतर की भी बात हो रही है, अमेरिका की भी बात हो रही है, हुकूमत ने ये तो ऐलान किया है कि बरतानिया में अदालतों में परसू किया जाएगा उनके केस को कि वो वापस आ सके। आप दूसरे मुल्कों में भी उनको फॉलो करेंगे, उनको परसू करेंगे कि नवाज शरीफ को वो वापस पाकिस्तान भेजें? देखिए जी, पहले भी ये बात हुई थी कि इंग्लैंड में अभी रिसेंटली एक लॉ भी आया है करप्शन के हवाले से, क्योंकि दुनिया के जो सियासी लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, लंदन एक हेवन सा बन गया है जहां पर लोग जो मुख्तलिफ ममालिक के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो वहां से जो भी करप्शन करके वो सारे पैसे लंदन में पास करते हैं, और लंदन में इसकी वजह से यूके में और इवन EU और USA में भी होता है। तो वहां पर अभी एक करप्शन के हवाले से बात उठी है, लॉ उन्होंने लाया है कि जो लोग बाहर से पैसे ला के दूसरे मुल्कों के और जो लोग करप्शन करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो देखिए जी, मैंने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मांगती है, पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि जो पैसे पाकिस्तान की अवाम से लिए गए हैं, जिससे प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, जिससे ये सारी शान और शौकत आई है, वो पैसे चलो सारे नहीं, कुछ तो वापस करें, पाकिस्तान के लोगों को पैसे मिल जाए, पाकिस्तान में तरक्की हो जाए। तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग जो हैं वो कहेंगे कि जाने दो, लेकिन कुछ तो पाकिस्तान का हक वापस मिलना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, आप नून लीग वाले या नवाज शरीफ साहब खुद इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बरतानिया से अमेरिका, सऊदी अरेबिया या कतर चले जाए? नहीं, आपके इल्म में है कि अभी तो उन्होंने अपील दायर की है और इस किस्म का कोई हमारी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ नहीं आया अभी किसी किस्म का, ना ही किसी और मुल्क में जाने की जरूरत है, और वो इलाज के लिए गए, वो इंग्लैंड से करवाएंगे। देखिए, पैसों की एक बात से एक बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर साहिबा की, कि जो पैसे हैं, जितने भी पैसे पाकिस्तान से चोरी हो रहे हैं, मतलब है कि अभी वो मुराद सईद ने अरबों रुपए हड़प किए हैं, फिर मैंने आपको दिलवाया जो चीनी चोरी और आटा चोरी का पैसा ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, ये पहले भी ये आप बात कर चुके हैं, मुझे ये बताएं, पैसा है अली गौहर भाई बात सुन लीजिए, सवाल सुन ले, 3-4 मिनट रह गए। मेतला साहब प्लीज देखिए, मेरी बात को आप काटे नहीं, आप बात नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के करीब आएंगे। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, देखिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एक सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है। नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त भी पाकिस्तान में आए थे जब आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्म, और वो जेल में थे जब वो उधर ठीक और मरियम साहिबा भी साथ आई। आज ये खाइफ इसी वजह से है कि इन्होंने अपनी हैसियत देख ली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मुझे थोड़ी सी PDM पर बात करनी है। अली गौहर बलोच साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप से निपटने का अब गवर्नमेंट एक तरह से नजर आ रहा है कि टास्क है, गवर्नमेंट निपट रही है उनसे। नजीर चौहान साहब पहले ही अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, ओन चौधरी साहब से इस्तीफा ले लिया गया है।
یہ اس لیے ہوا ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا اور اپوزیشن کا بندوبست کر دیا ہے، پی ڈی ایم رہی نہیں ہے، اس لیے حکومت مضبوط ہو گئی ہے. تو یہ سراسر اپوزیشن کی اپنی غلطیاں ہیں جو آگے آ رہی ہیں. دیکھیں میتلا صاحب، جو پاکستان پہ اس وقت حکمرانی پہ جو ٹولہ مسلط ہے، یہ ٹولہ وہ ہے جن کو سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے ڈسکا کے الیکشن میں، کہ یہ سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہے، یہ پاکستان کا الیکشن چرا کے ہے. یہ ایک ہی صورت میں حکومت کر سکتے ہیں جب اپوزیشن کی تمام پارٹی پہ ہیں جو ان کے سرکردہ لیڈر ہیں یا وہ جیلوں میں بند ہو یا وہ کیسوں. تو آپ لوگ مزاحمت بھی نہیں کرتے نا علی گوہر بلوچ صاحب، آپ لوگ مزاحمت بھی نہیں کرتے نا؟ نہیں، مزاحمت دیکھیں، اس سے بڑی اور مزاحمت تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کو بندوقیں اٹھا کے ان کو فائر مارنے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا انپٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. مزاحمت یہ ہے کہ ہم نے بے گناہ ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہوتے رہے، جھوٹے کیسوں میں جاتے رہے، اور ان ججز کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جن کے ذریعے جھوٹے کیس بنوائے گئے. پھر بھی ہم عدالتی فیصلوں کا احترام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جیلوں میں بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر زرکا، ٹھیک ہے بلوچ صاحب، ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر زرکا صاحبہ، اون چودھری صاحب سے استعفیٰ لے لیا ہے. اب جو بہت سارے ایم این ایز ہیں یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ ریاض صاحب بھی ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، اور متعدد ایم این ایز کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اب حکومت ان سے بھی استعفیٰ لینے کے لیے کہے گی اور استعفے کے لیے کہے گی؟ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ حکومت کس سے استعفیٰ لے گی، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی میں ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اگر ایک گروپ اٹھ کے اپنے ڈیمانڈز رکھتا ہے، کل کو دوسرا گروپ اٹھ کے اپنے ڈیمانڈز کرے گا، تو اس طرح پارٹی میں ڈسپلن نہیں رہتا. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ پارٹی لائن کے مطابق لوگوں کو چلنا چاہیے. اور یہ پنجاب والا ڈسپلن یہاں وفاق میں بھی امپلیمنٹ ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں جی، جہاں ڈسپلن، جہاں سے پرابلم آئی وہ ہم نے دیکھی. وفاق کے بارے میں مجھے نہیں پتا، جب خبر آئے گی تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتا دوں گی. چلے، بہت شکریہ. اور دوسرا، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے جی یا ٹائم ختم ہو 30؟ اور ڈاکٹر صاحبہ، راجہ ریاض صاحب کو کہہ دیا فیاض چوہان صاحب نے کہ وہ استعفیٰ دیں اور الیکشن لڑیں، تو یہ اسٹریٹجی اب پی ٹی آئی کی مستقبل میں بھی یہی نظر آئے گی؟ فیاض چوہان صاحب نے کہا ہے جی منسٹر صاحب، وی ول ویٹ فار دا پرائم منسٹرز انسٹرکشن. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ، شہلا رضا صاحبہ، علی گوہر بلوچ صاحب، آپ تینوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.